ये समय मध्य रात्रि का था। माधव अपनी कार से रंगपुर रोड से गुजर रहा था। अगर 10 बजे से पहले मैं घर नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पीड बढ़ा देता हूँ। उसने एक्सेलरेट और तेज दबा दिया। तभी एक लड़की जंगल की तरफ से एक कच्चे रास्ते से भागती हुई उसकी कार के सामने आ गई। ओह शिट! उसने ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक उसकी कार उस लड़की को ठोक चुकी थी। माधव अपनी कार से उतरा और उसको देखने लगा। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसके माथे पर चोट आई थी और वो पूरी तरह से अपने होश में नहीं थी। हे भगवान, इसे कुछ हो गया तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। क्या करूं? माधव ने उस लड़की को अपनी कार में बिठाया और उसको एक क्लिनिक पर ले गया। इनके सिर पर बहुत जोर की चोट आई है। मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप इनका सीटी स्कैन करवा लीजिएगा। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद माधव उस लड़की को क्लिनिक से बाहर ले आया और उससे पूछा, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। तुम बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरा घर कहाँ है? ये सुनकर माधव टेंशन में आ गया। अगर पुलिस को ये बात बताई कि मेरी कार से टकराने के बाद इसकी याददाश्त चली गई है तो पता नहीं मुझ पर कौन कौन से चार्जेस लग जाएंगे। इसको घर लेकर जाना ही सही रहेगा। माधव अब उस लड़की को लेकर घर आया और उसे एक कमरा दे दिया। सुनो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ रह सकती हो और मैं तुम्हें छाया कहकर बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है। ये सुनकर माधव अपने कमरे में चला गया। हे भगवान, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। तभी उसको कई कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। ये कुत्ते आज मुझ पर इतना भौंक क्यों रहे हैं? कार के पीछे भी इसी तरह भाग रहे थे। उसने खिड़की बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रखकर सो गया। उसके कुछ देर बाद छाया, जो कि अभी तक अपने कमरे में बैठी थी, अचानक से उसके शरीर में दर्द होने लगा। नहीं छोड़ूंगी। उसने अब खिड़की के बाहर कदम बढ़ा दिया, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी थी। वो किसी छिपकली की तरह दीवार पर चलती हुई नीचे पहुंच गई। कुत्ते के सामने जाकर उसने उसे गुस्सैल नजरों से घूरा और फिर उसके बाल लंबे होकर कुत्ते की गर्दन पर लिपट गए। कुछ ही देर में कुत्ते का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। अब छाया के शरीर का दर्द खत्म हो चुका था। वो वापस अपने कमरे में पहुंच आई। सुबह हुई तो माधव उठा और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा। बेचारी बहुत भूखी होगी। कल भी मैंने उसे ऐसे ही सुला दिया था। उसने ऑमलेट और जूस एक ट्रे में रखा और उसके कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। छाया अपने बालों को कैंची से काट रही थी, जो कि रात के हिसाब से बहुत लंबे हो चुके थे। अरे, तुम्हारे बाल एक रात में इतने लंबे कैसे हो गए? पता नहीं, मेरे बाल तो इसी तरह तेजी से बढ़ते रहते हैं। शायद तुमने बचपन में आंवले ज्यादा ही खाए होंगे, तभी बालों की ग्रोथ अच्छी है। ये सुनकर वो भी हंस पड़ी और नाश्ता करने लगी। जितने में उसने नाश्ता किया, माधव उसी को निहारता रहा और फिर बोला, चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। अगर मैं आपको परेशान कर रही हूँ तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके घर से चली जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे सर पर चोट आई है तो उसका ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ेगा ना। माधव ने उसको कार में बिठाया और डॉक्टर निशी के पास लेकर गया। डरना मत छाया, इसमें बस 5 मिनट लगेंगे। निशी ने छाया को मशीन के स्ट्रेचर पर लेटाया और उसका ब्रेन स्कैन किया गया। मॉनिटर स्क्रीन पर जब निशी की नजर पड़ी तो न जाने क्यों उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं माधव, अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। कल सुबह रिपोर्ट्स आते ही मैं तुमको कॉल कर दूंगी।
माधव छाया को अपने साथ घर वापस ले आया। रात के तकरीबन 11 बजे तक छाया के बाल फिर से थोड़े लंबे हो गए और फिर से उसके बदन में दर्द होने लगा। वो आज भी खिड़की से बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो जमीन पर मुश्किल से रेंगती हुई खिड़की की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी माधव कमरे में आ गया और उसको दर्द में तड़पता देखकर परेशान हो गया। अरे छाया, क्या हुआ तुम्हें? जमीन पर क्या कर रही हो? माधव ने उसको बेड पर लिटाया। उसके बाद उसने उसकी कमर पर पेन किलर लगाया। छाया को उसका स्पर्श अच्छा लग रहा था और उसके दिल में माधव के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। उसने अचानक से माधव को अपने करीब खींच लिया और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद माधव सो चुका था। वो दोनों बेड पर थे और अब छाया के शरीर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो उसी तरह खिड़की से बाहर निकल गई। इस टाइम डॉक्टर निशी अपने कमरे में बैठी हुई किसी सोच में डूबी थी। किसी इंसान का दिमाग ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दिखने में एक आम लड़की जैसी लगती है। तभी उसको महसूस हुआ कि उसकी खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा है। मैं 3rd फ्लोर पर हूँ, फिर खिड़की पर कोई कैसे नॉक कर सकता है? उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खिड़की खोल कर देखे। तभी अचानक से खिड़की का कांच टूटा और छाया अंदर आ गई। निशी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम यहाँ खिड़की से कैसे आ सकती हो? छाया उसको खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। उसके बाल काफी लंबे हो चुके थे। वो निशी के करीब गई और उसके बालों ने निशी को किसी सांप की तरह जकड़ लिया। निशी का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। अब छाया को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वो फिर से घर पहुंची और माधव के बराबर में जाकर सो गई। सुबह माधव जब उठा तो छाया उससे लिपट कर सो रही थी। ये देखकर माधव का चेहरा खिल उठा। अब ये दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे। रोजाना रात में छाया अपने बालों को काटा करती थी और माधव भी इस बात को लाइटली लेने लगा था। अब इस शहर में रोजाना किसी न किसी इंसान की मौत होने लगी। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए और छाया का पेट काफी बढ़ गया था और अब छाया मां बनने वाली थी। ये सुनकर माधव हैरान रह गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। वो सारी बातें बाद में कर लेना, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। माधव ने उसके दर्द को समझा और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। इन्हें जल्दी स्ट्रेचर पर डालो। कुछ डॉक्टर्स उसको स्ट्रेचर पर डालकर वार्ड में ले गए। तकरीबन 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर निकले। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनकर माधव को बहुत खुशी हुई और वो वार्ड में दाखिल हुआ। उसने देखा कि पालने में उसकी नवजात बच्ची लेटी हुई है। मेरी प्यारी बेटी। उसने उस बच्ची को चूम लिया और बेड पर पड़ी छाया को भी बहुत प्यार किया। अगली सुबह वो उन दोनों को घर ले आया। मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ना अपनी एक फ्रेंड को बुला लेता हूँ। उसने रिया, जो कि उसकी अच्छी दोस्त थी, उसे घर बुला लिया। तुम फिक्र मत करो और आराम से ऑफिस जाओ। मैं छाया और तुम्हारी बच्ची दोनों का ध्यान रखूंगी। थैंक यू रिया। ये कहकर माधव ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने पर अब उसको फिर से वही बात याद आई। आखिर छाया ने 3 महीने में बच्चे को जन्म कैसे दे दिया? वो असल में कौन है और उसके बालों का राज क्या है? इस बात को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। छाया से जुड़े सारे रहस्य शायद उसी जगह पर खुल सकते हैं जहां वो मुझे मिली थी। शाम को ऑफिस खत्म करने के बाद माधव अब रंगपुर रोड के उसी कच्चे रास्ते पर पहुंचा जहां से छाया उस रात भागी आ रही थी। इस रास्ते के अंदर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां बैठे कुछ लोग
उसकी कार को अजीब तरह से देखने लगे। माधव कार के बाहर निकला और एक आदमी से बोला, देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप लोग मुझे थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? उनमें से एक आदमी जो कि गांव का मुखिया था, वो बोला, क्या जानकारी चाहिए तुम्हें हम गांव वालों से? 3 महीने पहले क्या यहाँ से कोई लड़की गायब हुई थी? गायब नहीं हुई थी, भागी थी यहाँ से। क्या जानते हो उसके बारे में? अब माधव ने हिम्मत करके उनको सारी कहानी सुनाई। जिसे सुनकर उन सभी के चेहरे पर खौफ उतर आया और मुखिया बोला, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, डायन है वो। ये सुनकर माधव को झटका लगा। उसको यकीन नहीं हुआ कि वो इतने दिनों से एक डायन के साथ रह रहा था। आप ऐसा उसके बारे में कैसे कह सकते हैं? 2 साल पहले वो हमारे गांव आई थी। हमने भी उसको आम लड़की समझने की गलती की थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप हमारे सामने आ गया था। वो एक ऐसी जहरीली डायन है जिसके शरीर में सैकड़ों सांपों से भी ज्यादा जहर है। उसके बाल रोजाना बढ़ जाते हैं, जिस वजह से उसको रोजाना अपने बालों को काट कर छोटा करना पड़ता है। और इसके अलावा रोजाना रात के समय उसके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाती है और वो जहर अपने बालों के जरिए किसी दूसरे इंसान या जानवर के शरीर पर छोड़ती है। अगर किसी रात उसने ये जहर अपने बालों के जरिए किसी जीवित के शरीर पर नहीं निकाला तो ये जहर उसी की जान ले लेगा। इसीलिए उसे रोजाना किसी एक इंसान को मारना ही पड़ता है। ये सुनकर माधव की हालत ऐसी थी कि मानो काटो तो खून ना निकले। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके कांपते होठों से एक स्वर निकला, रिया उसके साथ घर पर अकेली है, कहीं आज वो रिया की जान न ले ले। गांव के लोग उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से निकल गया। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। उसको रिया की बहुत चिंता हो रही थी। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा तो उसे रिया की चीख सुनाई दी, छाया, छाया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रिया! वो अंदर गया तो रिया चीख चीख कर छाया के कमरे का दरवाजा पीट रही थी। रिया, रिया, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं छाया को क्या हुआ है। उसने अपने कमरे को बंद कर लिया और बुरी तरह से तड़प रही है। ये सुनकर माधव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। छाया, दरवाजा खोलो छाया। मुझे यहीं रहने दो माधव, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। माधव ने अब तेज तेज लाते मारकर दरवाजा तोड़ दिया और उसने देखा कि छाया जमीन पर पड़ी तड़प रही है। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। छाया, तुम मुझे मारकर जिंदा रह सकती हो, अपना जहर मुझ पर निकाल दो। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माधव। मैं तुमको कैसे मार सकती हूँ? मैं अब किसी को खत्म नहीं करना चाहती। तुम बस हमारी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना। ये सुनकर माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। छाया खत्म हो गई। माधव ने आंसू बहाते हुए पालने से अपनी बच्ची को उठाकर गोद में ले लिया, जिसके बाल अब सुबह से थोड़े ज्यादा बढ़ गए थे। रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर एक कार भागी चली जा रही थी। कार में 2 लोग राहुल और हैरी सवार थे।
जो इस वक्त थोड़े नशे में थे। अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। अबे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? अबे पागल है क्या, इतने सन्नाटे में क्यों गाड़ी रोकूंगा? गाड़ी खुद रुक गई है। चलो देखते हैं अब इस गाड़ी को क्या हो गया। इतना कहकर राहुल और हैरी गाड़ी से नीचे उतर गए। हैरी गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा और राहुल उस जगह को गौर से देखने लगा। हैरी, ये जगह काफी जानी पहचानी लग रही है यार। राहुल की बात सुनकर हैरी नशे में बोला, अबे तुझे तो हर जगह जानी पहचानी ही लगती है। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में हुआ क्या है। लगता है किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अचानक तभी राहुल की नजर सामने की ओर चली गई। अचानक उसके चेहरे पर डर छलकने लगा। अबे अब तुझे क्या हो गया? राहुल ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अबे कार और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट पर खराब हुई है। हाँ तो क्या हुआ? चल कोई मैकेनिक देखते हैं, वरना यहाँ की ठंड में हमारी कुल्फी जम जाएगी। यार हैरी, लगता है तू नशे में है। भूल गया 5 साल पहले ठीक इसी तरह हम नशे में थे और हमारी गाड़ी ठीक यहीं पर खराब हुई थी, और वो मैकेनिक और उसकी वो सुंदर पत्नी। राहुल की बात सुनकर हैरी का नशा उतर गया। उसने राहुल को आगे बोलने से रोक दिया। अबे पागल है क्या? चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं। उस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। पुलिस भी अब उस घटना को भूल चुकी है। तभी राहुल की निगाह सामने एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान पर चली गई। वहाँ एक आदमी बैठा किसी कार की मरम्मत कर रहा था। राहुल ने डरते हुए हैरी से कहा, हैरी वो देख मैकेनिक। लेकिन हमने तो उस मैकेनिक को। मुंह बंद कर तू। बोला ना वो 5 साल पहले की घटना है। ये कोई दूसरा मैकेनिक होगा। चल कार को धक्का लगा। वो दोनों अपनी कार को उस मैकेनिक के पास लेकर चले गए। ए सुनो, हमारी कार अचानक बंद हो गई है। देखो तो क्या खराबी है। राहुल ने डरते हुए झिझकते हुए उस मैकेनिक से पूछा, यहाँ पर कुछ साल पहले शायद किसी दूसरे मैकेनिक की दुकान थी। राहुल की बात सुनकर वो मैकेनिक उसकी तरफ घूरता हुआ बोला, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, ये जरा नशे में है। तुम कार में देखो क्या हुआ है। इतना बोलकर हैरी राहुल को घूरने लगा और वो मैकेनिक कार ठीक करने लगा। तू यहीं बैठ हैरी, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर राहुल थोड़ी ही दूर गया था कि उसके सामने एक लंबा और काला व्यक्ति खड़ा था जो कि उसे घूरे जा रहा था। राहुल को पता नहीं क्यों बहुत अजीब महसूस हुआ। वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ, तुम्हारा दोस्त बरसों से बंद झोपड़ी के पास बैठा अकेला क्या कर रहा है? बंद झोपड़ी? क्या कह रहे हो तुम? इतना बोलकर राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा वहाँ सन्नाटा था और वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं थी। हैरी वहाँ अकेला बैठा था। ये कैसे हो सकता है? राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो चौंक गया। वो लंबा आदमी भी अब वहाँ मौजूद नहीं था। राहुल वैसे भी डरा हुआ था। अचानक उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसने बिना टाइम गवाए हैरी के पास जाकर कहा, जल्दी उठ हैरी और अभी यहाँ से चल। अबे लगता है तू पागल हो गया है। पी ज्यादा मैंने है, लेकिन तुझे ज्यादा चढ़ गई है। तभी उस मैकेनिक की आवाज उसके कानों से टकराई। बाबू साहब, अभी तक तुम्हें कुछ याद नहीं आया? ये सुनसान सड़क और एक कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान और बगल में जंगल भी है। वो दोनों अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैं आपकी कार ठीक कर दूंगा, लेकिन आप लोग पैसे नहीं दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। राहुल ने डरते और झिझकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा बरसों से यहाँ इंतजार कर रहा था। इतना कहकर मैकेनिक अजीब से अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। राहुल और हैरी के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। दोनों वहां से तुरंत उठकर भागने लगे। वो दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे, मगर घूम फिर कर वो वहीं वापस आ जाते। उनकी सांस भी अब फूलने लगी थी। वो दोनों जंगल की ओर भागने लगे।
अचानक उन दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन दोनों के कदम अचानक रुक गए। दोनों ने देखा कि उस औरत ने अपनी सिर को नीचे किए लगातार रोए जा रही थी। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? पर उस औरत ने हैरी की बात का कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने हैरी की बात सुनी ही ना हो। हैरी ने चिल्लाकर कहा, अरे रो क्यों रही हो? 5 साल पहले उन 2 नशेड़ियों ने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उनसे पैसे मांगे तो उन दोनों ने मेरे पति को मारकर उनकी आंखें निकाल ली। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन कमीनों ने पहले मेरी इज्जत लूटी और फिर मुझे भी मार दिया। इतना बोलकर वो औरत चुप हो गई। पर ये सुनकर राहुल और हैरी के होश उड़ गए। तभी उस औरत ने अचानक से अपना सिर ऊपर किया और उन दोनों की तरफ उस औरत ने जैसे ही देखा, हैरी चीखकर डरते हुए बोला, तुम? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। अचानक उस औरत का चेहरा पूरा सफेद हो गया, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो औरत उन दोनों की तरफ देखती हुई बोली, वो तुम दोनों ही थे ना? मैं जानती थी कि कभी ना कभी एक ना एक दिन तुम्हारी गाड़ी यहाँ दोबारा जरूर खराब होगी और तुम अपनी मौत की तरफ जरूर खिंचते चले आओगे। जैसे ही उन दोनों ने ये बात सुनी, दोनों डर कर खौफ से कांपने लगे। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, कैसे जाने दे साहब? उस दिन मैं भी तुमसे तो यही कह रहा था। आवाज सुनकर दोनों ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो वो मैकेनिक उनके पीछे खड़ा था। अचानक उस मैकेनिक की शक्ल बदल गई। उस मैकेनिक का चेहरा देखकर वो दोनों अंदर तक कांप गए। तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो 5 साल पहले मर चुके हो और हमने तुम्हें अपनी इन्हीं हाथों से मारा था। हाँ, और तुम दोनों ने मुझे मारकर मेरी आंखें तक निकाल ली और फिर उसके बाद मेरी पत्नी की इज्जत लूटकर उसे भी मार दिया। तब से हर रात हमारी आत्मा रात में तुम्हारा ही इंतजार करती है और आज हमारा इंतजार खत्म हुआ। इतना बोलकर वो मैकेनिक धीरे धीरे कदमों से उनके पास आने लगा। वो उनके जितना पास आ रहा था, उसका चेहरा उतना ही भयंकर होता जा रहा था। उसका चेहरा भी सफेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून बहने लगा था और अचानक उस औरत के रोने की आवाज भी बढ़ने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज होती जा रही थी कि अब हैरी और राहुल के कान में चुभ रही थी। हैरी और राहुल के कान से खून आने लगा। देखते ही देखते वो मैकेनिक उनके नजदीक आ गया। वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस मैकेनिक ने हैरी की दोनों आंखें निकाल ली। हैरी ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं राहुल के सामने ही अपना दम तोड़ दिया और राहुल कुछ नहीं कर पाया। और देखते ही देखते मैकेनिक ने राहुल की भी दोनों आंखें निकाल ली और राहुल ने भी वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है।